नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके सामने करंट अफेयर की नई क्लास के साथ, जिसमें मैं लेकर आया हूं वो 10 सवाल जो बने होंगे आज रात तक की सुर्खियों से और आने वाली आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध होंगे। साथ ही साथ करंट के सवालों के साथ हम उससे जुड़े हुए स्टैटिक्स जीके को भी पढ़ेंगे, जो आपकी परीक्षा में आपको सबसे आगे रखेगा। तो चलिए दोस्तों, हर रोज की तरह शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन आप सभी के लिए, किस्मत भी उसी को बादशाह बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। दोस्तों, हुनर भी किस्मत से ही मिलता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं, और किस्मत भी उस पर ही मेहरबान होती है जिसमें कुछ करने का हुनर होता है। आप जब तक कुछ नहीं करेंगे तब तक किस्मत भी क्या करेगी। किस्मत को चलाने के लिए आपको खुद आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। किस्मत आपकी गति को बढ़ा सकती है लेकिन शुरू नहीं कर सकती। गति को अपने आप शुरू करना होता है, किस्मत उसमें सहयोग देती है। तो दोस्तों, अपनी गति को बढ़ाने के लिए अपनी किस्मत का साथ अगर चाहिए तो आपको गति खुद से करनी होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपनी गति को बढ़ाते हुए अपनी सफलता की ओर क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, हाल ही में किस शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने आसियान इंडिया मैरीटाइम कॉरपोरेशन ईयर की घोषणा की है। अभी क्या हुआ दोस्तों, हमने देखा था कि कुआलालंपुर जो कहां पर है, मलेशिया में, कुआलालंपुर मलेशिया में अभी आसियान शिखर सम्मेलन हुआ। आसियान शिखर सम्मेलन आसियान का एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। अब ये जो आसियान का शिखर सम्मेलन है, ये किस क्रम का था? तो ये 47वां आसियान शिखर सम्मेलन था। अब हमने आपको इसमें बताया था कि हमारे पीएम मोदी जी भी इसमें शामिल हुए। हमारे पीएम मोदी जी भी इसमें वर्चुअल माध्यम से यानी ऑनलाइन इसमें जुड़े, वहां पर गए नहीं थे। भारत में बैठे बैठे ऑनलाइन माध्यम से ही इस मीटिंग को उन्होंने अटेंड किया। अब जब भारत मोदी जी इसमें गए या शामिल हुए तो मोदी जी ने क्या कहा कि जब मैं यहाँ पे आ ही गया हूं तो लगे हाथ एक काम और कर लेता हूं। तो यहीं पर आयोजन किया गया 22वां भारत प्लस आसियान शिखर सम्मेलन का। आसियान शिखर सम्मेलन का भी यहाँ पर साथ साथ आयोजन कर दिया गया। अब इस शिखर सम्मेलन के आयोजन के दौरान हमारे जो पीएम मोदी जी हैं, जो मौके पर चौका मारने में माहिर हैं, उन्होंने साथ ही साथ ये घोषणा कर दी कि जो 2026 का ये साल होने वाला है वो आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष होगा। तो इन्होंने क्या घोषणा की? इन्होंने घोषणा की कि वर्ष 2026 का वर्ष क्या होगा? भारत आसियान समुद्री सहयोग वर्ष होगा, ऐसी इन्होंने घोषणा कर दी। तो ये घोषणा कहाँ की? मलेशिया में ही की। किसमें की? तो 47वें जो शिखर सम्मेलन चल रहा था आसियान का, वहीं पर जो 22वां हमारा भारत और आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, उसके दौरान इन्होंने इसकी घोषणा की। साथ ही जो ये शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, इसकी थीम क्या थी? क्योंकि हर सम्मेलन की एक थीम होती है, तो जो ये हमारा 22वां सम्मेलन हुआ भारत और आसियान देशों के बीच, इसमें जो थीम थी वो थी समावेशी एवं स्थिरता। ठीक है, तो ये इसकी थीम रखी गई। तो थीम भी आप याद रखेंगे। पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इसमें भाग लिया। अगर बात करूं इसमें मुख्य फोकस क्या रहा, यानी इसमें किन मुद्दों पर सबसे अधिक चर्चा हुई, तो इसमें फोकस रहा ब्लू इकोनॉमी और समुद्री सहयोग। तो ये इसमें क्या रहा? मुख्य हमारा मुद्दा रहा, किसका? फोकस, यानी इस पर हमारा केंद्र सबसे ज्यादा रहा कि हम जो अपना ब्लू इकोनॉमी है यानी समुद्री व्यापार है, इसको हम कैसे बढ़ा सकें, समुद्री सहयोग आपस में कैसे कर सकें, समुद्री सुरक्षा को बढ़ा सकें, समुद्री सुरक्षा और
आपदा राहत, जो समुद्र में आपदाएं आती हैं उनमें राहत और बचाव कार्य कैसे कर सके, इन सब का इसमें ये मुद्दा रहा। तो चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो ये थे हमारे पीएम मोदी जी, जो आसियान देशों के साथ क्या हुए, ऑनलाइन माध्यम से वहां पर उपस्थित हुए। अब बात करें इसकी, तो जो मैंने आपको सब बताया यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें क्या क्या मुद्दे रहे, तो समुद्री सुरक्षा और इंडो पैसिफिक यानी हिंद और प्रशांत महासागर के बीच में जो क्षेत्र है उस पर फोकस रखा जाए, इसमें ये बात कही गई है। ब्लू इकोनॉमी, सतत समुद्री विकास पर बात की गई है। ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री संसाधन, जो हमारे समुद्र में संसाधन उपस्थित हैं उनसे हम अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाएं, उनका सतत उपयोग करके, ये भी इस पर यहाँ पर चर्चा हुई। बंदरगाहों, शिपिंग, ओशन गवर्नेंस पर आधारित सहयोग को नया बल मिलेगा, इससे ऐसी उम्मीद जताई गई है। एक्ट ईस्ट नीति को मजबूती मिलेगी। भारत अपने पूर्वी देश, क्योंकि ये कहाँ है, भारत से पूर्व में आसियान देश सब उपस्थित हैं, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसे हमें मजबूती भी मिलेगी। ठीक है, जलवायु सहयोग पर भी इसमें चर्चा की गई। अब बात करें आसियान की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, तो आसियान की। आसियान पर जाने से पहले हम कहां पहुंचते हैं, तो भारत पर। सबसे पहले आसियान के बारे में हम जान लेते हैं। आसियान 10 देशों का संगठन था। आज से पहले, इस मीटिंग से पहले आसियान में कितने देश थे, तो 10 थे। लेकिन अब एक 11वां जो शामिल हुआ है उसका क्या नाम है, तो इसका नाम है तिमोर लिस्ते या पूर्वी तिमोर। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, तो दिल्ली। दिल्ली इसकी राजधानी है, कई बार इसको दिल्ली भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये इसकी राजधानी है। बात करें आसियान की, तो ये आसियान जो संगठन है इसकी स्थापना कब हुई, तो 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना की गई। इसका अगर बात करें, इसकी स्थापना कहां पर हुई, तो बैंकॉक, थाईलैंड में इसकी स्थापना हुई। और किसके द्वारा, तो इसे हम बोलते हैं बैंकॉक घोषणा पत्र। बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा इसकी हमने स्थापना की। अगर बात करें इसका मुख्यालय कहां पर है, आसियान का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ये है जकार्ता। क्या है, जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो ये उसका मुख्यालय हुआ। अब इन 10 देशों को देख लेते हैं। तो ये भारत की सीमा से पहला देश म्यांमार, फिर लाओस, थाईलैंड, हनोई, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और अभी कौन सा, नीचे तिमोर लिस्ते, फिलीपींस, ये सब इस देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी आपको हो गई किसके बारे में, आसियान देशों के बारे में। अब देखते हैं रिवीजन के क्वेश्चंस। हाल ही में भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा हुआ है, तो जो पहला जिला हुआ है उसका नाम है बालोद। बालोद जिला पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किस अवसर पर डाक टिकट जारी किया, तो इसके 100वें क्या था, स्थापना दिवस। 1925 में इसकी स्थापना हुई थी, तो अब 2025 में इसका स्थापना दिवस मनाया गया। 100 वर्ष पूरे हुए, तो इसके उपलक्ष्य में इन्होंने इसके लिए डाक टिकट और सिक्का जारी किया। ड्रोन कवच, ड्रोन कवच अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ, तो ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में ये आयोजित किया गया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे 75 वर्षों की सेवा पर विशेष सम्मान प्रदान किया है, जो हमारे राष्ट्रपति के अंगरक्षक होते हैं, अंग रक्षक, इनके क्या हुए अभी हाल ही में, इनके बने हुए 75 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इनको हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में सम्मानित किया था। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में पोसाइडन ड्रोन का परीक्षण किस देश में किया गया है। दोस्तों, अभी क्या हुआ है, जो हमारे रूस के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं, रूस के राष्ट्रपति, इनका नाम क्या है, तो इनके नाम है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, ये हमारे किसके, रूस के राष्ट्रपति हैं। अभी क्या हुआ, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा था उसमें जो हमारे चचा ट्रंप हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने यूक्रेन के पक्ष में बयान देते हुए रूस को धमकाया और कहा कि मैं अपनी मिसाइलें किसको दे दूंगा,
यूक्रेन को दे दूंगा और ये रूस के लिए अच्छा नहीं होगा। तो भैया ये गुस्सा खा गए इस बात पे। अभी गुस्सा खा गए तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अभी मैंने आपको कल बताया था कि इन्होंने एक परमाणु मिसाइल, परमाणु ईंधन से चलने वाली मिसाइल, चलने वाली और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम, दोनों हैं इसमें, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम कौन सी, क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर दिया। और उसका नाम क्या था, तो उसका नाम इन्होंने रखा था बुरवेस्टनिक, ठीक है। और ये कैसी थी, क्रूज मिसाइल थी और दुनिया का चक्कर लगाकर लगभग 15 घंटे 14,000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद इसने अपने टारगेट को हिट किया। एक तो इससे ही इसने पूरी विश्व को हिला दिया। अब अगले दिन ये फिर से सामने आते हैं और बोलते हैं कि अभी मैंने एक पोसाइडन ड्रोन का परीक्षण किया है। अब इन्होंने क्या कहा है कि मैंने पोसाइडन ड्रोन का परीक्षण किया है, ठीक है, पोसाइडन ड्रोन का परीक्षण किया है। अब ये पोसाइडन ड्रोन है क्या, तो ये जो पोसाइडन ड्रोन है ये पनडुब्बी है। अब बोलोगे सर पनडुब्बी की क्या बात हुई, पनडुब्बी तो हमारे पास भी है, सब देशों के पास है पनडुब्बी, लेकिन ये क्या है, ड्रोन है, यानी मानव रहित है, मानव के बिना चलने वाली पनडुब्बी है, ठीक है। तो अभी थोड़ा झटका लगा होगा, आगे और इसकी बातें सुनोगे तो और झटका लगेगा। यह एक परमाणु संचालित पनडुब्बी है। क्या है, यह परमाणु संचालित पनडुब्बी है, परमाणु संचालित पनडुब्बी है। अब बोलोगे परमाणु संचालित तो हमारे पास भी अरिहंत है, इसमें कौन सी नई बात होगी। दोस्तों जो हमारे पास परमाणु संचालित पनडुब्बी है, जो उसका रिएक्टर उसमें लगता है, जो परमाणु ईंधन से किसे चलाता है, पनडुब्बी को चलाता है, इसमें उससे 100 गुना छोटा परमाणु रिएक्टर लगा हुआ है। यानी जो नॉर्मल पनडुब्बी में परमाणु रिएक्टर लगता है उससे 100 गुना छोटा परमाणु रिएक्टर लगा हुआ है। एक तो ये क्या है, ड्रोन पनडुब्बी है, दूसरा क्या है, ये परमाणु ईंधन से संचालित होती है, तीसरा इसका जो खासियत है, ये परमाणु क्या है, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, यानी परमाणु सशस्त्र है, ठीक है। तो परमाणु हथियार से हमला भी कर सकती है। यह इतनी खतरनाक है, अगर किसी देश के तट पर यह पहुंच जाए तो वहां रेडियोधर्मी तरंगे उत्पन्न कर रेडियोधर्मी सुनामी ला सकती है। तो इतनी खतरनाक पनडुब्बी का अब इन्होंने क्या किया है, अभी इन्होंने परीक्षण किया है, ठीक है। तो मानव रहित क्या है, पनडुब्बी है जिसे हम मानव रहित ड्रोन के नाम से जान रहे हैं, यानी पनडुब्बी ड्रोन के नाम से हम इसे जान रहे हैं। और इसकी खासियत क्या है कि इसको पकड़ पाना लगभग असंभव है। अभी के जितने भी हमारे पास तकनीक है उसके द्वारा इसको पकड़ पाना लगभग नामुमकिन है, ठीक है। तो अमेरिका को फिर से हिलाने का काम किसने किया है, हमारे पुतिन भाई साहब ने किया है और कहा है कि मैंने इसका परीक्षण कर दिया है, अब तुम अपना हिसाब देख लो। तो इसका ऑप्शन हो गया सी, ठीक है। तुम कहां खड़े हो, तो पोसाइडन क्या है, पोसाइडन एक श्वेत पनडुब्बी है, यानी अपने आप चलने वाली, जिसमें मानव ना बैठा हो, वो पनडुब्बी है। दोस्तों होता क्या है, परमाणु पनडुब्बी क्यों ज्यादा खतरनाक है डीजल पनडुब्बी से, है ना। अब ये देखिए, तो पनडुब्बी होता क्या है, पनडुब्बी क्या है, पनडुब्बी एक पानी के अंदर चलने वाला क्या है, जहाज है। आपने कई फिल्मों में ऐसे देखा होगा, ये पानी के अंदर गहराई में चलती है, यानी दुश्मन को इसका पता नहीं चल पाता। अब जो ये डीजल पनडुब्बी होती है, जब डीजल जलेगा तो ये क्या करेगा, धुआं छोड़ेगा, कार्बन छोड़ेगा। अब जब ये कार्बन सतह पर पानी की आता है तो बुलबुला बनता है, और जब बुलबुला बनेगा तो दुश्मन को पता चल जाएगा कि पानी के अंदर वहां उस गहराई में कुछ है, पनडुब्बी है। तो इसकी एक ये ड्रॉबैक हुआ। अब दूसरा क्या हुआ, अगर हम इसी पनडुब्बी को इलेक्ट्रिक बना दें, लेकिन इलेक्ट्रिक यानी बिजली के उत्पादन में भी हमें किसी ईंधन की आवश्यकता होगी, और अगर वो ईंधन क्या है, डीजल है या कोयला है, तो फिर वही बात कि बुलबुला ऊपर आएगा ही आएगा। अब बात करें, अगर यह पनडुब्बी हम कैसी हो, हमारी ये पनडुब्बी कैसी हो, परमाणु संचालित हो, तो ये क्या करेगी, अगर ईंधन जलना है, डीजल जलेगा तो उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता भी होगी, ऑक्सीजन लेने उसे सतह पर आना पड़ेगा। लेकिन अगर हम परमाणु ईंधन से पनडुब्बी को चलाते हैं, एक तो बुलबुला सतह पर नहीं आएगा,
दूसरा क्या है, इसे ऑक्सीजन लेने बार बार ऊपर सतह पर नहीं आना पड़ेगा, यानी ये गहराई में लंबी दूरी तय कर सकती है, इसलिए परमाणु पनडुब्बी ज्यादा खतरनाक होती है बनस्पत हमारी डीजल पनडुब्बी या डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी के तहत। ठीक है, तो ये हुई पनडुब्बी की बात। तो ये कैसी है, स्वायत्त। अब इसमें आदमी की जरूरत भी नहीं है, ये अपने आप चलने वाली पनडुब्बी बन गई है। ठीक है, जो लघु परमाणु रिएक्टर से संचालित है, यानी छोटे परमाणु रिएक्टर से ये चलती है। ठीक है, इसे विशाल सफलता बताया गया है। पारंपरिक पनडुब्बियों से प्रयुक्त रिएक्टर यानी 100 गुना छोटे परमाणु रिएक्टर की इसमें इसके द्वारा संचालित है। ठीक है, और ये अंतर महाद्वीप मिसाइल से भी अधिक शक्तिशाली परमाणु वाला वॉरहेड है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अंतर महाद्वीपीय यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने की जो क्षमता रखे, उस मिसाइल से भी ज्यादा खतरनाक मिसाइल ले जाने में ये सक्षम है। तो आपको इस बात से अंदाजा लग गया होगा कि ये कितनी खतरनाक है। ठीक है, तो ये है हमारी पनडुब्बी, जो अभी किसी ने हमारे ये हैं पुतिन साहब, इन्होंने अभी क्या किया है इसका। अब बात करें अगर रूस की, तो रूस कहां पर है, तो हमारे एशिया और कहां पर, एशिया और हमारे यूरोप दोनों में स्थित देश कौन सा है, तो वो है रूस। इसको एशिया और यूरोप में बांटने वाली पर्वत श्रृंखला यूराल पर्वत श्रृंखला। और अगर बात करूं एशिया और यूरोप में यहां से कौन सी पर्वत श्रृंखला बांटती है इसको, तो यहां पर है काकेशस पर्वत श्रृंखला, काकेशस पर्वत श्रृंखला। और इस काकेशस पर्वत श्रृंखला पर एक चोटी है अल्ब्रुस, और जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगर बात करूं इस यूराल पर्वत की, तो यूराल पर्वत से एक नदी बहती है जिसका नाम है क्या है, वोल्गा रिवर। क्या है, वोल्गा नदी। और ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अगर बात करूं यहाँ पर एक झील भी पाई जाती है, ये रही मंगोलिया पे एकदम ऊपर, और इस झील का नाम है बेकाल झील। बेकाल झील ये विश्व की सबसे पुरानी और मीठे पानी की सबसे बड़ी, मीठे पानी की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है, तो ये विश्व की सबसे गहरी झील भी है। बात करें अगर रूस की, तो रूस की जो राजधानी है वो मॉस्को है, मॉस्को यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की जो करेंसी है, मुद्रा है, वो है रूबल, रूबेल यहाँ की करेंसी है। यहाँ का जो राष्ट्रपति भवन होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो राष्ट्रपति भवन का नाम होता है यहाँ पे क्रेमलिन, क्रेमलिन यहाँ का राष्ट्रपति भवन होता है। ठीक है, भारत का हमेशा से रूस क्या रहा है, सहयोगी रहा है। और भारत और रूस ने मिलकर क्या बनाया है, भारत और रूस ने मिलकर बनाई है ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, और जो विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। साथ ही इन्होंने भारत को क्या दिया है, तो रूस से भारत ने S-400 डिफेंस सिस्टम लिया है। ठीक है, यानी वायु रक्षा प्रणाली ली है। ठीक, जिसका खौफ किसमें है, हमारे पाकिस्तान में है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रिवीजन के क्वेश्चन नंबर 2 के बाद के। हाल ही में गज रक्षक ऐप किसके लिए बनाया गया है, तो हाथियों पर निगरानी के लिए, हाथियों पर निगरानी के लिए। जैसे गज मित्र पहल किसने शुरू की, तो ये असम सरकार ने की, मानव और हाथियों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए। हाल ही में उन्मेष महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो उन्मेषा जो महोत्सव है ये कहाँ मनाया गया, तो ये बिहार की राजधानी पटना में मनाया गया। राजीव वर्मा 1 अक्टूबर 2025 को किस पद पर कार्यभार संभालेंगे, तो ये दिल्ली के मुख्य सचिव होंगे। ठीक है, दिल्ली के। हाल ही में प्रवीर रंजन को किस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो जो हमारी सेंट्रल रिजर्व फोर्स है CISF, उसके लिए नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध विरोधी अभिसमय पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया है। अभी क्या हुआ है, अभी दोस्तों हमारे यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है वियतनाम।
वियतनाम इसका नाम है और इसकी राजधानी है राजधानी हनोई। अब हनोई में क्या हुआ, हनोई में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, सम्मेलन का आयोजन किया गया और ये सम्मेलन किस पर था, तो साइबर अपराध पर, साइबर अपराध पर रोकथाम के लिए, ठीक है, रोकथाम के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब इस सम्मेलन में एक सहमति बनी कि हम क्या करते हैं, एक रूपरेखा तैयार करते हैं, किसके लिए, तो ये साइबर अपराध के लिए, और इसमें एक संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन साइबर अपराध विरोधी अभिशमन पारित किया गया, ठीक है, अभिशमन पारित किया गया। अब ये जो अभिशमन है ये साइबर अपराध पर विश्व का पहली रूपरेखा है, विश्व की पहली रूपरेखा है। अब आप बोलेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ, ये तो बता दीजिए। रूपरेखा का मतलब क्या है कि साइबर अपराध के बढ़ते हुए जो केसेस सामने आ रहे हैं उससे सभी देश चिंता में हैं। अभी क्या करते हैं, पहले चोरी करने के लिए आपको वहां पर जाना होता था या किसी को पकड़ना होता था, कहीं घुसना होता था। अब क्या है, कोई दूसरे देश में बैठा व्यक्ति किसी दूसरे देश में इंटरनेट के माध्यम से चोरी कर सकता है या कोई ऐसा अपराध कर सकता है जो मानव के लिए हानिकारक हो। तो उस सब पर एक वैश्विक कानून की आवश्यकता है कि जिससे इस पर रोक लगाई जा सके। तो इस सब की गंभीर चिंताओं को देखते हुए अभी एक बैठक का आयोजन किया गया वियतनाम के हनोई में और इसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया जिस प्रस्ताव का नाम था संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध विरोधी अभिशमन। अब इस प्रस्ताव पर वहां उपस्थित 72 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। 72 देशों ने क्या किया, हस्ताक्षर कर दिए कि 72 देश कहे कि ये सही बात है, ऐसा होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हुआ ऑप्शन 72 के 72 देशों ने हाल ही में वियतनाम के हनोई में हुए साइबर अपराध पर अभिशमन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो कहाँ हुआ, वियतनाम की राजधानी हनोई में हुआ। इससे होगा क्या कि जो विधायी ढांचा है साइबर अपराध के लिए उसकी परिभाषा तय की जाएगी, राष्ट्रीय कानूनों को मार्गदर्शन मिलेगा, यानी हम अंतरराष्ट्रीय कानूनों को देखकर अपने देशों में इसके खिलाफ कानून का निर्माण कर सके। तो ये मार्गदर्शन मिलेगा, अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग मिलेगा, क्योंकि ये काम कोई भी किसी देश की सीमा से दूर बैठकर भी कर सकता है। अगर आपके यहाँ पर पता चलता है कि फला आदमी ने हमारे यहाँ पर चोरी की है और वो अमेरिका में बैठा हुआ है, तो अंतरराष्ट्रीय पुलिस के माध्यम से उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये भी इसमें देखने को मिला है। तकनीकी सहायता मिलेगी, क्षमता का निर्माण होगा, जैसे जैसे हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे तो नए नए आइडियाज मिलेंगे और इससे क्या होगा, हमारी तकनीक का भी विकास होने जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक साझे साझाकरण, यानी जो हमारे पास इनके खिलाफ सबूत होंगे उनको भी हम आपस में साझा कर पाएंगे। इससे क्या होगा, मुख्य प्रावधान इसमें क्या होंगे, साइबर निर्भर अपराध जो हैं उन पर रोक लगेगी, साइबर सक्षम अपराध पर और बाल शोषण और उत्पीड़न पर क्या है, इससे रोक लगने वाली है। तो ये कहां पर हुआ है, तो ये हुआ है अभी हनोई में। हनोई कहां पर है, तो हनोई हम देख लेते हैं कहां पर है, ठीक है। ये रहा हमारा प्यारा भारत। अगर भारत से हम कहां पर चलते हैं, ईस्ट दिशा में चलें तो ईस्ट में यहाँ पर म्यांमार, उसके बाद ये थाईलैंड, फिर लाओस और ये वाला देश जो चाइना के आपको इधर बगल में दिख रहा है लंबा सा, ये क्या है, इसका नाम है वियतनाम। वियतनाम और इसकी राजधानी क्या है, तो हनोई इसकी राजधानी है, ठीक है, हनोई इसकी राजधानी है। अब इसके सामने वाला ये बॉर्डर जो है ये कौन सा समुद्र है, तो इसको बोलते हैं हम साउथ चाइना सी, दक्षिणी चीन सागर इस पर बोलते हैं। और यहाँ पर चीन का बड़ा आतंक है, चीन ने कभी पूर्वजों ने कोई 9 डैश लाइन यहाँ पर ड्रॉ की होगी, तो उस 9 डैश लाइन के द्वारा चाइना कहता है कि ये पूरा समुद्र मेरा है, ठीक है। तो इनका चाइना से हमेशा झगड़ा रहता है, इसलिए भारत के लिए महत्वपूर्ण भी है। तो वियतनाम की राजधानी हनोई में क्या हुआ, इसका आयोजन किया गया। हनोई की अगर मुद्रा की बात, वो वियतनाम की मुद्रा की बात करें तो वियतनामी डोंग यहाँ की मुद्रा है, वियतनामी डोंग यहाँ की मुद्रा हुई। अगर मैं बात करूं इन आसियान देशों की, तो यहाँ पर एक नदी पाई जाती है जिसका नाम है मैकांग रिवर, मैकांग नदी। और इसे क्या कहते हैं, हम यहाँ
दक्षिण एशियाई देशों की गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये कहाँ से निकलती है? तो ये तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से निकलने के बाद ये म्यांमार में आती है। म्यांमार के बाद थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया में होकर ये गुजरती है। तो चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम, कंबोडिया से होकर ये क्या गुजरती है? नदी गुजरती है। अगर बात करूं इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई लगभग 4900 किलोमीटर है। 4900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये अब कहाँ मुहाना बनाती है? तो ये कंबोडिया से होते हुए ये दक्षिण चीन सागर में यानी वियतनाम के तट पर अपना मुहाना बनाती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ हुआ? तो इसका उद्गम स्थल हुआ तिब्बत में। और ये वियतनाम की भी सबसे लंबी नदी है। चलिए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर राज्य 2023 में दंगों के मामले में सबसे आगे रहा है? तो वो मणिपुर। मणिपुर में किस किस के बीच दंगे हो रहे थे? तो मैती और कुकी दो जनजातियों के बीच यहाँ पर झगड़ा था। हाल ही में अभी यहाँ पर क्या लगा हुआ है? राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार से किस भारतीय गायक अभिनेता की फिल्म चमकीला के लिए मिला है? तो जो हमारे दिलजीत दोसांझ है, दिलजीत दोसांझ, उनको ये क्या मिला है? पुरस्कार मिला है, एमी पुरस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दालों के आत्मनिर्भरता मिशन की अवधि कितनी रखी है? तो इन्होंने 6 वर्ष रखी है। यानी हम दालों में आत्मनिर्भर 2030 तक हो जाएंगे, ऐसा लक्ष्य रखा है। जबकि दालों के उत्पादन को दुगना करना है, तो इसका लक्ष्य 2047 हमने रखा है, जो हमारे विकसित भारत का भी लक्ष्य है। हाल ही में विमोचन किया गया दे विल शूट यू मैडम किसकी आत्मकथा है? तो ये हमारे हरेंद्र बवेजा की है। ठीक है, किसकी है? तो ये हमारे हरेंद्र बवेजा की पुस्तक है। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? अभी क्या हुआ? 47वीं आसियान की बैठक कहां पर हो रही थी? तो कुआलालंपुर, मलेशिया में हो रही थी। तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंचते हैं। अब उसके बाद जब ये इधर आए, अभी मैं आपको एक बार मैप में ही दिखा देता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। तो ये देखिए, ये है हमारे आसियान देश। ठीक है, ये है हमारे आसियान देश। अब कहां पर हो रही थी? तो ये हुआ हमारा कुआलालंपुर, मलेशिया में यहाँ पर बैठक हुई थी। तो यहाँ पर कौन पहुंचते हैं? तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी इधर पहुंचते हैं। अब जब यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पर है हमारा क्या? कोरियाई पेनिनसुला, कोरिया प्रायद्वीप। और ये कोरिया प्रायद्वीप 2 भागों में बढ़ता है। किससे? 38 डिग्री पैरेलल या 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ये 2 भागों में बढ़ता है। और जो ऊपर वाला हिस्सा है यह है उत्तरी कोरिया, और नीचे वाला हिस्सा है दक्षिणी कोरिया। जो ऊपर वाला है ये ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर पागल सुल्तान किम जोंग उन है। उसके यहाँ पर कोरोना भी नहीं हुआ था, क्योंकि उसने कहा आदमी खत्म, बीमारी खत्म। यानी जिसको कोरोना हुआ शाम तक उसको मरवा दिया। और इसके नीचे वाला जो है ये दक्षिण कोरिया। अब जब ये दोनों अलग हुए तो 2 गुटों में बढ़ गए। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो रूस वाले गुट में चला गया, जिसे हम नॉर्थ कोरिया के नाम से जानते हैं। और नीचे वाला हिस्सा, जिसे दक्षिण कोरिया के नाम से जानते हैं, वो यूएस के ग्रुप में आ गया। अब डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे कहां पर? साउथ कोरिया पहुंचे। अब साउथ कोरिया पहुंचते हैं तो ये जो कोरियाई लोग हैं बड़े ही चालाक हैं, और ये समझ गए कि ये जो चच्चा ट्रंप है इसको खुश करना पड़ेगा, नहीं तो ये अपना बैंड बजा देगा। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने यहां पर जाते ही क्या किया कि इन्होंने अपना जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, अपना जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो इनको लपेट दिया। तो किसने दिया? दक्षिण कोरिया ने दिया। अब इस सम्मान का नाम क्या है? तो डोनाल्ड ट्रंप कहां पर हैं? दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। यहां पर इन्हें क्या मिला? तो एक तो इन्हें स्वर्ण मुकुट मिला, यानी सोने का मुकुट मिला। दक्षिण कोरियाई लोग समझदार हैं, कहे कि लालची आदमी है, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा महंगा सामान। तो इन्होंने क्या कहा? एक अपना यहाँ कर मुकुट दे दिया। दूसरा इन्होंने क्या दिया? दूसरा इन्होंने अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, नागरिक सम्मान। और इस सम्मान का नाम क्या है? तो ये सम्मान
इस सम्मान का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस सम्मान का नाम आप क्या करेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। तो इसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुंगुनवा। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुंगुनवा इसका नाम है। ये किसके लिए दिया जाता है, तो जो वैश्विक स्तर पर शांति के प्रयासों के लिए, शांति के प्रयासों के लिए दिया जाता है। यानी इन्होंने ट्रंप की नवज अच्छे से पकड़ ली। जो ट्रंप हर जगह ये चिल्लाते घूम रहे हैं कि विश्व में शांति केवल ट्रंप करा रहा है, भले ही उसने इजराइल और हमास के बीच जो शांति कराई थी वो एक हफ्ता भी नहीं चली और दोनों के बीच क्या है, बमबारी फिर से शुरू हो गई। भारत और पाकिस्तान के बीच शांति कराने का दावा किया, जबकि भारत ने उसको साफ तरह से इनकार कर दिया। उनकी कहीं चल नहीं रही है। ऐसे ही यूक्रेन और रूस में भी उन्होंने शांति का दावा किया, पुतिन से मीटिंग की। पुतिन ने कह दिया भाई तू अपना काम कर, हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो शांति कहीं करा नहीं पाए, लेकिन फिर भी क्या चाहिए, इनको वाहवाही चाहिए, तो वो दक्षिण कोरिया ने इनको दे दी है। यानी अब दक्षिण कोरिया उनके ताप से बच गया है। ये देखिए एकदम मुंह कैसे बना रहे हैं दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट के, लगा दिया है चूना ट्रंप को, अपना बोतल में उतार लिया है ट्रंप को। देखो ऐसा इन्होंने मुंह बनाया हुआ है। ये ताज देखकर एकदम कह रहे हैं और ये बड़ा महंगा है भाई, इन्होंने क्या उतर गया बोतल में। ठीक है, तो ये बनाया। अब दक्षिण कोरिया के बारे में तो हम सब कुछ पढ़ ही चुके हैं। अब बात करें इसकी मुद्रा की, तो यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है वॉन। तो सियोल यहाँ की राजधानी है और वॉन यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, तो ये दोनों भी आप अच्छे से नोट कर लेंगे। चलिए, हाल ही में और रामचंद्रन संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है, तो ये हमारे केरल में खोला गया है। हाल ही में भारत का ISSA पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है, तो भारत को जो ISS क्षेत्र में का पुरस्कार है ये सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में मिला है। सामाजिक सुरक्षा की ओर बढ़ते हुए हमने जो कदम उठाए हैं उसके लिए हमें पुरस्कार मिला है। हॉरो इंडिया रिच लिस्ट 2025 में भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो ये हमारे मुकेश अंबानी जी हैं। ठीक है, हाल ही में 11 वर्ष पूरे किए मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो पहली बार मन की बात कब हुई थी मोदी जी से, तो वो गांधी जी के जन्म दिवस के अगले दिन 2014 में, यानी 3 अक्टूबर को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में 30 अक्टूबर 2025 को दुनिया का सबसे खराब AQI किस भारतीय शहर में दर्ज किया गया है। अभी क्या हुआ है, विश्व के 40 टॉप जो शहर है जो क्या है प्रदूषित है, उनकी क्या की है, लिस्ट जारी हुई है। अब इस लिस्ट में बताया गया है जो सबसे टॉप है वो कौन सा है, तो वो है हमारा श्री गंगानगर है। ठीक है, ये कहां पर है, तो ये राजस्थान में है। लेकिन यहाँ पर चौंकाने वाली बात क्या है कि दिल्ली को टॉप 10 में से बाहर रखा गया है। ठीक है, टॉप 10 से दिल्ली को बाहर रखा गया। ये चौंकाने वाली बात है, क्योंकि हमेशा दिल्ली टॉप 10 में क्या पहले दूसरे तीसरे पर रहती थी कितने प्रदूषण के कारण, लेकिन इस बार टॉप 10 से दिल्ली को बाहर रखा गया है। और श्री गंगानगर कहां पर आया है, नंबर 1 स्थान पर आया है। अगर बात करें कि इनको कैसे जांचा जाता है, क्या इनका आधार क्या है, प्रदूषण यानी AQI जो हमारा सूचकांक है, इसका मापने का आधार क्या है, या किस आधार पर इनको मापा जाता है। तो इसमें एक तो हम लेते हैं PM 2.5 यानी पार्टिकल मैटर 2.5 माइक्रोन के जो हों उनको उनके आधार पर, साथ ही PM 10 यानी जिनका साइज कितना हो 10 माइक्रोन हो उनको मापा जाता है। साथ ही ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड और NO2, इनको हवा में इनकी उपस्थिति कितनी है, यानी
नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की हमारे यहाँ पर हवा में कितनी उपस्थिति है उसके आधार पर इसके आकलन किया जाता है। अब इसके आधार पर जो रैंक दी जाती है, तो रैंक जो इसमें दी जाती है तो 0 से 500 का स्कोर दिया जाता है। इसके अंदर ही बताया जाता है कि कितना प्रदूषित शहर हो गया है। ठीक है, तो टॉप 40 की शहर की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें बताया गया है कि टॉप 40 में सारे भारतीय शहर हैं, यानी भारतीय शहर में प्रदूषण ज्यादा है, ऐसा इसमें कहा गया है, लेकिन दिल्ली को टॉप 10 से बाहर रखा गया। अब ये समझ लेते हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि सर्दियों में ही ये बात सामने आती है कि प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ गया। असल में होता क्या है, जब गर्मियां होती हैं तो बरसात में तो बारिश के कारण प्रदूषण नीचे बैठ जाता है, यानी बार बार बारिश होगी तो प्रदूषण नीचे बैठ जाएगा, तो हवा साफ हो जाती है। लेकिन गर्मियों में क्यों नहीं होता है? तो गर्मियों में इसलिए नहीं होता कि गर्मियों में हमारे ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और उसके कारण जो हमारा धरती है या पृथ्वी है, जो हमारी भूमि है, वो तप्त अवस्था में होती है, यानी इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण यहाँ की हवा विरल हो जाती है, यानी उससे नमी सूख जाती है। उसके कारण वो हल्की होने के कारण ऊपर उठती है और ऊपर उठने के कारण जो धूल के कण है वो भी हवा के साथ ऊपर उठ जाते हैं, तैरने लगते हैं। इसलिए हमें मालूम नहीं होता कि इतने हमारा प्रदूषण बढ़ गया है। जैसे ही ये सर्दियों का मौसम होता है तो हमारे ऊपर सूरज की किरणें तिरछी हो जाती हैं, क्योंकि सूरज मकर रेखा की ओर चलने लगता है। और जैसे ही हमारे ऊपर सूरज की किरणें तिरछी होती हैं तो यहाँ पर क्या होती है, हवायु भारी हो जाती है, उसमें जलवाष्प की उपस्थिति हो जाती है, जिसके कारण वो नीचे बैठने लगती है। अब जो प्रदूषण ऊपर उठ रहा था वो क्या हुआ, जमीन की तरफ नीचे बैठने लगा और एक चैम्बर जैसी संरचना वो हमारे ऊपर बना देता है, जिससे सांस लेने में तकलीफें हो जाती हैं और AQI लेवल बढ़ जाता है। इसी कारण आपने अक्सर देखा होगा सर्दियों में क्या होता है, ये बढ़ जाता है। अब इसमें रैंक किसकी क्या क्या रही वो देख लेते हैं। देखो, इसमें 0 से 500 का स्कोर दिया जाता है। ठीक है, अगर आपका स्कोर 0 से 50 के बीच है, यानी आपके यहाँ पर 0 से 50 के बीच AQI इंडेक्स है, तो ये क्या है, अच्छा है, ये दाग अच्छे हैं। अगर बात करें 51 से 100 के बीच, अगर आपका AQI इंडेक्स 51 से 100 के बीच चला गया तो इसको हम मान लेते हैं संतोषजनक है। ठीक है, कि अभी कोई ज्यादा खराबी नहीं है, संतोषजनक है। अगर 101 से और 200 के बीच चला जाएगा तो ये क्या है, हो गया मध्यम प्रदूषित हो जाता है, मध्यम प्रदूषित हो जाता है। उसके बाद अगर हम 200 से 300 के बीच में, 200 से 1 से और 300 के बीच में ये अगर पहुंच जाए तो ये क्या होगा, ये क्या है, खराब की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें 301 से अगर ये 400 हो जाए, 301 से 400 हो जाए तो ये क्या होगा, बहुत खराब। अगर 401 से और 500 के बीच हो जाए तो ये होगी हमारी गंभीर अवस्था। जो अगर 400 से 500 के बीच है तो ये गंभीर अवस्था होगी। अब हम रैंक देखते हैं तो आपको समझ शायद आ सके। पहली रैंक पर कौन है, तो श्री गंगानगर राजस्थान का है और इसकी AQI इंडेक्स कितना है, 830 है, यानी 400 से जहां पर गंभीर स्थिति में आ जाता है इसका डबल से भी ज्यादा है। दूसरे पर 644, और अगर बात करूं तो यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये और उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसे नंगली ब्रह्मपुर के नाम से जाना गया है और 438 इसकी क्या है, AQI इंडेक्स है। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन सा है, श्री गंगानगर, ये कहाँ का है, राजस्थान का। अब बात आई है राजस्थान की, तो राजस्थान के बारे में भी हम क्या करते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, राजस्थान के बारे में बात करें राजस्थान की तो ये है हमारा सीमा पर स्थित राज्य राजस्थान। ये हमारा क्या हुआ, हमारे देश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है, सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, और इसका बॉर्डर कहां से, एक तरफ पाकिस्तान से, इधर पंजाब से, इधर हरियाणा से, इधर यूपी से। पंजाब, हरियाणा, यूपी, और ये वाला बॉर्डर इसका होता है MP से और नीचे वाला इसका होता है गुजरात से। ठीक है, तो MP, गुजरात, पाकिस्तान, 3 इधर हुए और 3 ऊपर की तरफ हरियाणा, पंजाब और यूपी। ठीक है, अगर बात करें यहाँ के CM की, यानी वर्तमान में यहाँ के CM कौन है, तो यहाँ के जो CM है उनका नाम है भजन लाल शर्मा। भजन लाल
शर्मा यहाँ के सीएम है। यहाँ की राजधानी क्या है? तो यहाँ की राजधानी जयपुर है। जयपुर यहाँ की राजधानी है। बात करें यहाँ के राज्यपाल के तो हरिभाऊ बागड़े, हरिभाऊ बागड़े यहाँ के क्या है? वर्तमान में राज्यपाल हैं। ठीक, अगर उससे भी आगे बात करें तो यहाँ पर और क्या है? यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ के हाई कोर्ट की, तो यहाँ का हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो यहाँ का हाई कोर्ट जोधपुर, जोधपुर में यहाँ का हाई कोर्ट है। आपने काले हिरण के मामले में शाहरुख खान को, सॉरी सलमान खान को यहाँ पर जाते हुए देखा होगा जोधपुर हाई कोर्ट में। बात करें यहाँ के नृत्यों की, तो यहाँ के नृत्य कौन कौन से हैं? तो घूमर, गरबा, घूमर, गरबा, घोड़ल और इसके साथ साथ घूमा, गरबर, घोड़ल, गोगा और तेजा। गोगा और तेजा यहाँ के क्या हुए? तो ये हुए यहाँ के नृत्य। इसके बाद बात करें अगर यहाँ के त्योहार की या उत्सव की, तो त्योहार यहाँ पर कौन कौन से मनाए जाते हैं? तो सबसे पहले ऊंट उत्सव मनाया जाता है, ऊंट महोत्सव, ये बीकानेर में मनाया जाता है। पुष्कर मेला मनाया जाता है। पुष्कर मेला कहाँ पर? तो ये भी पुष्कर में मनाया जाता है अजमेर के पास। साथ ही अगर बात करूं यहाँ पर कौन सा, तो गणगौर पूजा, गणगौर उत्सव भी यहाँ पर मनाया जाता है। गणगौर पूजा यहाँ पर प्रमुख त्योहार के रूप में मनाई जाती है। तीज और एक होता है डेजर्ट फेस्टिवल, डेजर्ट फेस्टिवल भी यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अब ये क्या हो गए? हमारे नृत्य हो गए, त्योहार हो गए। नेशनल पार्क की, नेशनल पार्क की बात करें तो सरिस्का, सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ और सरिस्का, केवलादेव, कुंभलगढ़, मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स। तो ये यहाँ के क्या हुए? नेशनल पार्क हुए। अगर बात करें यहाँ की सीटों की, तो यहाँ पर कितनी कितनी सीटें हैं? तो ये लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और बाकी विधानसभा की यहाँ पर 200 सीटें हैं। तो ये पूरी जानकारी आपको राजस्थान के बारे में मिल गई। चलिए आगे, हाल ही में बीआरओ द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे ऊंची सड़क किस स्थान पर है? तो बीआरओ द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे मिंगला पास पर है। मिंगला पास, मिंगला पास कहां पर है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा किस प्रदेश में स्थित है। हाल ही में भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो भूमि प्रशासन और आपदा सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में, गांधीनगर गुजरात में किया गया। हाल ही में यूआईडीएआई की किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क माफ किया है? तो 15 से 17। हाल ही में भारत में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? तो 6 पदक जीते हैं। 6 पदक के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में तूफान मोलिशा ने जमैका के किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्रभावित किया है? अभी दोस्तों हमारे यहाँ पर एक कैरोबियाई देश है, कैरोबियाई देश जमैका, और यहाँ का जो एक क्षेत्र है जिसे हम सेंट एलिजाबेथ पेरिस के नाम से जानते हैं, या न्यू होप भी इसको कहा जाता है, यहाँ पर सबसे अधिक प्रभावित इसको किया है। यानी यहाँ पर क्या किया है? यहाँ पर तूफान टकराया है और इसने यहाँ को सबसे अधिक प्रभावित किया है। अब ये जमैका के बाद ये तूफान क्यूबा की ओर निकला है। क्यूबा जो इसके ही उत्तर में स्थित एक देश है, और क्यूबा जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अपनी चीनी के कटोरे के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही अपने सिगार उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सिगार उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो क्यूबा की ओर ये मिल चुका है। ये क्यूबा कहाँ पर है? तो ये अमेरिका के दक्षिण में स्थित देश है, मैक्सिको की खाड़ी के पास। ठीक है, तो यहाँ पर ये तूफान आया है। अब हम जानते हैं कि तूफान बनता कैसे है। तूफान में समुद्र में जब निम्न दाब का क्षेत्र बने, निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, तो बाजू वाली हवाएं इसे भरने के लिए क्या करती हैं? यहाँ पर भागने लगती हैं। अब जब ये हवाएं भागने लगती हैं तो हवाएं उस स्थान पर पहुंचने की जल्दी में जोर जोर से घूमना शुरू करती हैं, और वहां पर उनमें नमी होने के कारण क्या बनता है? चक्रवात का निर्माण होता है।
अब ये जो चक्रवात है, अगर मैं बात करूं पृथ्वी की, तो पृथ्वी के दो हिस्से हैं, ऊपर वाला नॉर्थ और नीचे वाला साउथ। जब भी चक्रवात अगर पृथ्वी के उत्तरी हिस्से में आएगा तो इसकी दिशा कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये घूमती है। अगर ये तूफान पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर आएगा तो इसकी जो दिशा होगी वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगी हवाएं दक्षिणी में, और ऊपर घूमेंगी हवाएं एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगी। ठीक है, अब ये निम्न दाब का क्षेत्र बना और क्या बन गया, ऐसे क्या बन जाता है, चक्रवात बन जाता है। अब ये चक्रवात कहां चलेगा, ये चक्रवात चलता है पृथ्वी की ओर, महाद्वीप की ओर। क्यों चलता है, तो ये आप समझिए। मान लो ये हमारा महाद्वीप है और ये समुद्र है। अब ये समुद्र में जब तूफान बना, अब तक तो ये समुद्र का निम्न भाग था क्योंकि समुद्र के अंदर की बात थी, लेकिन अगर तुलना करें महाद्वीप से महासागर की, तो महासागर जल्दी से, देर से क्या होता है, गर्म होता है, और देर से ही क्या होता है, ठंडा होता है। अगर यहां पर सूर्य की किरणें महाद्वीप पर पड़ रही हैं तो महाद्वीप जल्दी से गर्म होता है, जल्दी से ठंडा होता है। आपने कोई पत्थर या संगमरमर का देखा होगा, अगर वो धूप पड़ेगी तो बहुत तेजी से गर्म होगा, अगर हल्की सी ठंड हुई तो बहुत जल्दी से पत्थर क्या होता है, ठंडा होता है। तो ऐसे ही महाद्वीप बहुत जल्दी से गर्म होते हैं और महाद्वीप बहुत जल्दी से ठंडे होते हैं, जबकि महासागर बहुत धीरे धीरे गर्म होंगे और बहुत धीरे धीरे ठंडे होंगे। यानी यहाँ का तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा और प्रेशर कम होगा। यहाँ का तापमान क्या होगा, कम होगा, और प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब हवा कहाँ चलती है, तो हवा ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर चलती है, यानी अधिक कम तापमान से अधिक तापमान की ओर चलती है। अब जब ये हवाएं चलेंगी तो इस चक्रवात को कहां लेकर पहुंच जाएंगी, तो महाद्वीप पर लेकर पहुंच जाएंगी। तो ठीक है, इसीलिए महाद्वीप से ये चक्रवात टकराते हैं, और जब इनको ये गति मिलनी बंद हो जाती है तो ये शांत हो जाते हैं। ये देखिए किस दिशा में घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है, देखो, है ना। अगर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमे तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए ऐसे घूम रहा है ना, देखिए ये हवा ऐसे, तो क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ। अब एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर ये आया है, यानी उत्तरी हिस्से में आया है। बात करें चक्रवात की, तो चक्रवात को हर एक जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर ये बात करें हिंद महासागर यानी भारत वाले क्षेत्र की, तो यहाँ इसको चक्रवात कहते हैं। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ इनको विली विलीज कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें ये वाले क्षेत्र की, चाइना, जापान और फिलीपींस वाले क्षेत्र की, तो यहाँ इनको टाइफून कहते हैं। बात करें अमेरिका की, तो यहाँ इनको टॉर्नेडो कहते हैं, टॉर्नेडो। और ये जो वाला हिस्सा है इसमें इसको हैरिकेन कहा जाता है, हैरिकेन। तो अभी क्या आया है, हैरिकेन आया है। कहां पर है ये, तो ये है हमारा जमैका। ठीक है, क्या है, ये देखिए, मैं जूम कर देता हूं आपके लिए इसको, जिससे आपको जमैका भी दिख सके। ये कौन सा महाद्वीप है, तो ऊपर वाला महाद्वीप हमारा नॉर्थ अमेरिका, नीचे वाला हमारा दक्षिणी अमेरिका। इनके बीच में ये जो दो आपको देश दिख रहे हैं, छोटे छोटे टापू वाले देश, ये है कैरेबियन देश। आपने क्रिकेट में वेस्ट इंडीज टीम का नाम सुना होगा। वेस्ट इंडीज नाम का कोई देश नहीं है, बल्कि ये जो आपको छोटू छोटू बिंदी बिंदी से देश दिख रहे हैं, इन सबको मिलाकर एक टीम बनाई गई है क्रिकेट की, जिसको हम वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। जैसे कोई खिलाड़ी बारबाडोस से आता है, कोई जमैका से आता है, या कोई क्यूबा से आता है, तो वो क्या है, अपने अपने देश, अलग अलग देशों से आते हैं, किसी एक देश के खिलाड़ी नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये जो देश देख रहे हैं इसका नाम है जमैका, और जमैका के ऊपर ये वाला देश है क्यूबा। ये कहाँ पर है, तो मैक्सिको की खाड़ी में उपस्थित ये देश है। ठीक, तो ये क्यूबा जो अपने शिकार के लिए प्रसिद्ध है और चीनी के कटोरे के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए, व्योम मित्र रोबोट किस मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, तो व्योम मित्र हमारा क्या है, गगनयान मिशन के तहत हम इसको भेजने वाले हैं। गगनयान मिशन के तहत हम क्या कर रहे हैं, हम अंतरिक्ष में मानव को यात्रा कराएंगे। इसकी लगभग पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में मानव को लेकर जाएंगे और वहां उसको थोड़ी देर रहकर और फिर से वापस लेकर आएंगे, तो उसको गगनयान मिशन नाम दिया गया है। पहले इसमें मानव को भेजने से पहले एक टेस्ट किया जा रहा है, यानी इसका पहला फेज होगा जिसमें हम रोबोट को भेजेंगे। उस रोबोट का नाम है व्योम मित्र, यानी अंतरिक्ष का दोस्त।
हाल ही में कोल इंडिया की पहली संपूर्ण महिला संचालित केंद्रीय स्टोर इकाई का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो कोल इंडिया ने क्या कहा है, अपनी पहली जिसमें सिर्फ महिलाएं होंगी ऐसी केंद्रीय स्टोर इकाई का कहा इसने खोला है, तो ये खोला है इसने कोरबा में। ठीक है। हाल ही में 10वें राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेप्टोलेक्स किसने आयोजित किया? तो प्रदूषण जो हमारे समुद्र में हटाते हैं जो गश्ती वाहक होते हैं उनका नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड। आप बताएंगे इसके वर्तमान में हेड कौन है? वर्तमान में इंडियन कोस्ट गार्ड के अध्यक्ष कौन है? हाल ही में 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये ब्रिज टाउन बारबाडोस। तो ये बारबाडोस क्या है? वही अमेरिका के बीच में मध्य अमेरिकी देश है, यानी कैरोबियाई देश जो वेस्ट इंडीज के नाम से जाने जाते हैं, उन्हीं में एक देश है बारबाडोस। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार किस विमान को उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई है? तो अभी क्या हुआ, हमारे यहाँ पर राफेल जो है इसके 2 स्क्वाड्रन बनाए गए हैं, 2 स्क्वाड्रन बनाए गए हैं। एक है इनका हासीमारा पश्चिम बंगाल में, और दूसरा इसको तैनात किया है अंबाला में। अंबाला जो कहां पर है? हरियाणा में है। तो ये इसके 2 बेस हैं। तो अंबाला वाला जो एयर स्टेशन है, इससे हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या की है, यहां से क्या की है, उड़ान भरी है। किसकी? राफेल की। और ऐसा करने वाली ये क्या हो गई है, पहली राष्ट्रपति बन गई है। इससे पहले 2023 में ये मिग 21 MKI की उड़ान भी भर चुकी हैं। और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय राष्ट्रपति बन चुकी हैं। ठीक है। अब बात करें राष्ट्रपति ही क्यों बार बार विमान उड़ाती हैं? क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वो हमारी जो सेना है या जो हमारे सशस्त्र बल हैं, सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सर्वोच्च कमांडर हमारे यहाँ कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगर आपसे पूछे कि जो हमारी सेना है या हमारे सशस्त्र बल हैं, इनका सर्वोच्च कमांडर कौन होता है हमारे देश में, तो राष्ट्रपति हमारे देश में हमारी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। इसलिए इन्होंने क्या किया, मिग 21 के बाद अब राफेल को भी उड़ाया है। ठीक है। इनके साथ एक पायलट और बैठा था, इनको उड़ाना नहीं आता है। अगर आप सोचें कि भाई ये कब से पायलट बन गई, ये क्या है कि ड्राइवर मेन होता है, इनको बैठा देते हैं और ये हैंडल पकड़ के ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे इनको चलाना आता है। ठीक है। इससे क्या होता है, हमारी देश की सेना का मनोबल बढ़ता है। ठीक है। तो ये प्रक्रिया है जिसके माध्यम से इन्होंने क्या किया, अभी मिग के बाद राफेल को भी उड़ाया है। ठीक है। ये पीछे राफेल खड़ा है और ये हमारी कौन है, ये हमारी क्या है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, हमारी राष्ट्रपति हैं। बात करें अगर सेनाओं की, तो हमारे यहाँ थल सेना, वायु सेना और हमारी जो जल सेना है यानी नौसेना। अगर बात करें थल सेना दिवस कब है, तो 15 जनवरी को। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो उपेंद्र द्विवेदी। एयर के अमरप्रीत सिंह। अगर बात करें नौसेना के, तो नौसेना के कौन हुए, नौसेना को हुए हमारे दिनेश त्रिपाठी। इसके उप सेना अध्यक्ष कौन हुए, तो उप सेना अध्यक्ष अभी जो बने हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है पुष्पेंद्र सिंह। ठीक है। तो ये हुई हमारी इससे जुड़ी सारी जानकारी। साथ ही अब आप ये सोच रहे होंगे आपने ये दूसरा फोटो किस लिए लगाया। अब ये फोटो दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो हमारी हो गई द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति। अब जो ये आप शख्स देख रहे हैं या ये जो महिला आपको इस फोटो में दिखाई दे रही है, इस महिला का नाम है शिवांगी। क्या नाम है, तो इस महिला का नाम है शिवांगी। और शिवांगी सिंह ये एकमात्र भारत की महिला पायलट है। किसकी,
राफेल की, किसकी है? राफेल की। अब ये फोटो लगाना इसलिए जरूरी था क्योंकि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये बात कही थी कि जो राफेल में महिला पायलट उड़ा रही थी उसको हमने मार गिराया है और वो हमारे कब्जे में है, यानी उनका शरीर हमारे कब्जे में है, जिंदा या मुर्दा कैसे भी है उनके कब्जे में है, ऐसी उन्होंने अफवाह उड़ाई। अब हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने साथ इनका फोटो खिंचाकर पाकिस्तान के उस प्रोपेगेंडे को भी करारा तमाचा मारा है, जिसमें इन्होंने बताया है कि ये अभी जीवित हैं और कहां पर हैं? तो हमारी किस पर? राफेल स्टेशन पर हैं। किसके साथ? हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के साथ लेटेस्ट फोटो रिलीज किया गया है। तो ये पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर एक गहरा तमाचा है, जो अभी तक ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान की जीत ऑपरेशन सिंदूर में हुई, लेकिन धीरे धीरे उसकी कलाइयां खुलती जा रही हैं। और जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे 1971 के युद्ध के बाद का सभी की सच्चाई सामने आई, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान दो देश टूट चुके थे, लेकिन पाकिस्तान अभी भी अपने यहाँ पर यही पढ़ाता है कि पाकिस्तान 1971 का युद्ध जीता था। ठीक है, तो शायद इसे देखकर वहां पर जो लोग अंधभक्त हैं, धर्मांध हैं, उनकी आंखें थोड़ी बहुत खुल सके। हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन अभी कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। हाल ही में दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला कोरल क्रायोबैंक किसने? तो ये फिलीपींस ने किया। हाल ही में मेरा भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार किस संस्थान द्वारा प्रदान किए गए? तो मेरा भारत महान क्या है? युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा। ठीक है। हाल ही में किस देश ने 12,000 वर्ष पुराने मानव चेहरे के टी आकार का स्तंभ खोजा है? तो ये तुर्की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2026 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो अभी क्या हुआ, हमारा 2026 में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस कहां पर मनाया जाता है? तो दिल्ली में मनाया जाता है। ठीक है, विजय पथ पर मनाया जाता है। अब इसके बाद हर बार हम यहाँ किसी ना किसी को क्या करते हैं? आमंत्रित करते हैं मुख्य अतिथि के रूप में। जैसे हमने 76वें जो हमारे गणतंत्र दिवस पर किसको आमंत्रित किया था? तो यहाँ पर जो हमारे चीफ गेस्ट थे उनका नाम था प्रोबो सुबियांतो। और ये कहां से थे? तो ये हमारे इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या थे? प्रोबो सुबियांतो 76वें में आए थे। अगर बात करूं हमारे जो पहले फर्स्ट जो हमारा गणतंत्र दिवस था उसके मुख्य अतिथि कौन थे, यानी मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट कौन थे? तो वो भी इंडोनेशिया के कौन थे? राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ठीक है, और उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था सुकुर्णो। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। अब क्या हुआ है, 77वां जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है, तो भारत ने जो ईयू है, ईयू क्या है? यूरोपियन यूनियन कब इसकी स्थापना हुई? तो बात करें इसकी स्थापना की तो 1 नवंबर 1993 में मैस्ट्रिच की संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई। मैस्ट्रिच की संधि के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अगर बात करें इसके मुख्यालय की तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। ठीक है, वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? तो इसकी सदस्यों की संख्या वर्तमान में 27 है। पहले 28 थी, 28 में लेकिन इंग्लैंड इससे बाहर हो गया, यूके इससे बाहर हो गया। वर्तमान में इसके 27 देश सदस्य हैं। तो ये पूरी जानकारी हुई इसके बारे में। अब लेकिन बात क्या है, मेन मुद्दे की बात यह है, आ कौन रहा है मुख्य अतिथि के रूप में? तो मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले व्यक्ति हैं दो। एक ये आपको महिला दिख रही होगी, इन महिला का नाम है उर्सुला वॉन डोर। ये क्या है? ये ईयू की वर्तमान अध्यक्ष है। यूरोपियन यूनियन की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन डोर है। ठीक है, उर्सुला वॉन डोर यूरोपीय जो हमारा ईयू आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है।
दूसरे जो आपको दिख रहे हैं वो एंटोनिया कोस्टा है। ये क्या है? ये यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष हैं। यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष हैं और इनका नाम क्या है? एंटोनिया कोस्टा। ठीक है, ये किसके हैं? तो यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष हैं। बाकी ये यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष है। ठीक है, आयोग की अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर। और इन दोनों को अभी क्यों कहाँ बुलाया गया है? तो हमारे गणतंत्र दिवस पर बुलाया गया है। गणतंत्र दिवस पर बुलाने का मेन उद्देश्य क्या है? तो मेन उद्देश्य है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत इनके साथ करना चाहता है, यानी हमारे जो उत्पाद यूरोपियन देश यानी 27 देशों में एक साथ बिकेंगे, उन पर कम से कम वहां के लोग टैरिफ लगाएं, जिससे हमारे जो सामान है वहां पर कम कीमत में उपलब्ध हो सके। अगर ये सामान कम कीमत में वहां पर उपलब्ध होते हैं तो सामान बिकेगा ज्यादा, और ज्यादा बिकेगा तो हमारे यहाँ का अर्थव्यवस्था ऊपर उठेगी। इसलिए भारत चाहता है इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। इसीलिए भारत ने इन्हें हमारे गणतंत्र दिवस पर अभी क्या किया है? आमंत्रित किया है। लेकिन आप कहेंगे यूके तो जी इससे बाहर है, यूके तो बड़ा देश है यूरोप का। तो दोस्तों, यूके के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, अभी वहां के प्रधानमंत्री भारत यात्रा पे आए थे और मैंने आपको बताया था कि अभी तक के सबसे बड़े दल के साथ वो यहाँ पर पधारे हैं और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर गए हैं। ठीक है, तो अभी यूरोपियन यूनियन के साथ भी हम क्या कर रहे हैं? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। हाल ही में किस शहर में प्रधानमंत्री मोदी ने 19,650 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया है? तो ये मुंबई में। हाल ही में 9वीं इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसने किया? तो जो 9वीं इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस है, इसका उद्घाटन हमारे पीएम मोदी जी द्वारा किया गया। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस ईमेल प्लेटफॉर्म पर अपना को रजिस्टर किया है? तो जोहो मेल पर रजिस्टर किया है। 2025 में भारत की कुल बिजली उत्पादन के सौर ऊर्जा हिस्सेदारी कितनी है? तो जितनी भारत अपनी ऊर्जा उत्पादन करता है उसमें से 9.2 हमारे सोलर प्लांट से यानी सौर ऊर्जा से करता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अमेजॉन फेस परियोजना कहां शुरू की गई है? तो अभी कहां पर? ब्राजील में शुरू की गई है। ब्राजील में आपने ये तो सुना ही अमेजॉन और ये क्या है? फेस, FAC। तो अमेजॉन के जंगल हो गए, अमेजॉन जंगल के बारे में आप क्या जानते हैं? कहां पर स्थित है? तो ये साउथ अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। इन्हें क्या कहते हैं? विश्व के फेफड़ों के नाम से इन्हें हम जानते हैं। और इनको क्या जानते हैं? सर्वाधिक क्या पाई जाती है यहाँ पर? सर्वाधिक जैव विविधता भी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, या इसको हम जैव विविधता का जंक्शन भी कहते हैं, जैव विविधता का जंक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इतने पेड़ हैं, इतने घने पेड़ हैं और बहुत ऊंचे पेड़ हैं। क्योंकि ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है हमारी भूमध्य रेखा के पास। जैसे हमारी पृथ्वी है तो भूमध्य रेखा के पास दिन में दोपहर को 3 बजे डेली बारिश होती है। अब जब बारिश होती है तो इसलिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बहुत सारे पेड़ क्या हो गए? उग गए हैं, जिससे ये बहुत सारी क्या करते हैं? और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें विश्व के फेफड़ों के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर एक जो हमारी यूके, ब्राजील और प्लस यूके की सरकार, दोनों सरकार मिलकर क्या कर रही है? एक इन्होंने क्या चलाया है? एक परियोजना शुरू की गई है जिसको हम फेस परियोजना के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्री एयर कार्बन डाइऑक्साइड इमिग्रेशन इनरिचमेंट, फ्री एयर इनरिचमेंट, यानी जो हमारे भविष्य में CO2 के कारण अमेजोन के जंगलों पर जो नुकसान
हो सकते हैं, उनका आकलन करने के लिए इस परियोजना को शुरू किया गया है। ठीक है, तो कहां पर शुरू किया गया? ब्राजील में। तो ये इतने घने जंगल हैं, आप देखिए पूरा ग्रीन ग्रीन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी परियोजना इन्होंने यहाँ पर जो आपको दिखाई है, कंस्ट्रक्शन की परियोजना ऐसे शुरू की गई है, यानी आगे चलकर अगर हमारी जो विकास है उससे अमेजोन के जंगलों पर क्या नुकसान हो सकता है, इसका आकलन करने के लिए इन्होंने ये परियोजना शुरू की है। ठीक, अब बात करते हैं ब्राजील की। ब्राजील में पाए जाते हैं कौन से? यहाँ पर पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के पास अमेजोन के जंगल। ठीक है, अब अमेजोन के जंगल क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर बहती है अमेजन नदी, अमेजन नदी, और ये विश्व की पानी की क्षमता के आधार पर, पानी की धारिता के आधार पर, धारिता यानी धारण करने, पानी की धारिता के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। साथ ही अगर बात करें इसकी वितरिकाओं की, यानी ट्रिब्यूटरीज की, जहां से पानी क्या होता है इसमें आता है, यानी अपवाह क्षेत्र के आधार पर, अपवाह क्षेत्र के आधार पर भी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अपवाह क्षेत्र यानी अगर ये नदी बह रही है तो इसमें ये जो नदियां आकर मिलती हैं तो ये क्या हुआ? अपवाह क्षेत्र। तो इसका अपवाह क्षेत्र विश्व में सबसे बड़ा है, पानी के क्षमता के आधार पर, ले जाने की क्षमता के आधार पर सबसे ज्यादा है। क्योंकि अगर बात करें विश्व की सबसे लंबी नदी या बड़ी नदी है नील नदी, लेकिन अपवाह क्षेत्र के मामले में सबसे बड़ी कौन है? तो ये हुई हमारी अमेजोन नदी। अगर बात करें इस साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट की, तो यहाँ पर यह है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं पंपास। अर्जेंटीना और ब्राजील वाले क्षेत्र में जो पाए जाते हैं इनको बोलते हैं कंपास, और जो यहाँ पर पाए जाते हैं वेनेजुएला और ब्राजील वाले क्षेत्र में इनको बोलते हैं लानोस, लानोस। ठीक है, तो पंपास, कंपास, लानोस इस नाम से जाना जाता है। अगर बात करूं अमेजोन जंगलों की, जो यहाँ अमेजोन जंगल पाए जाते हैं, इसमें कौन सी घास पाई जाती है? तो इसमें सेल्वास घास पाई जाती है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ब्राजील जिसकी राजधानी क्या है? तो ब्राजीलिया जिसकी राजधानी है। इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो रियो डी जेनेरियो, जेनेरियो। यहाँ पर क्या हुआ था? तो यहाँ पर 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन का कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो मैंने अमेजोन जंगल के बारे में भी आपको सारी बातें बता दी। अगर बात करूं अमेजोन नदी की, तो इसकी हमेशा एक सहायक नदी पूछी जाती है, और इसकी सहायक कौन सी नदी है? तो मंडीरा इसकी सहायक नदी है। हमेशा ये सवाल पूछा जाता है कि अमेजोन की सबसे प्रसिद्ध सहायक नदी कौन सी है? तो ये है। अगर बात करूं अमेजोन जंगलों की, तो रबड़ का मूल स्थान भी अमेजोन के जंगल है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आज का अंतिम क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले रिवीजन के क्वेश्चन। हाल ही में मेरा हाउ चोंगबो त्योहार कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर का त्योहार है। हाल ही में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की विश्व कांग्रेस में अपनी रेड लिस्ट जारी की है? IUCN की लिस्ट जारी की है। हाल ही में DRDO ने भारत की पहली सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो आर्किटेक्चर में कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो ये संस्करण है IRSA 1.0। हाल ही में चर्चा में आया सर क्रीक विवाद भारत किस सिद्धांत पर अपनी सीमा का निर्धारण करने की दावा करता है? तो यह है थाल वेग सिद्धांत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में चर्चा में रहा नए जिले कल्याण सिंह नगर का संबंध किस राज्य से है? तो कल्याण सिंह तोड़कर मस्जिद बना दी मूर्ति श्री राम की। कल्याण सिंह जो हमारे यूपी के क्या रहे? वर्तपूर्व CM रहे। ठीक है, इनके नाम पर क्या हुआ? ठीक है, एक गाना इनके लिए गाया जाता था उस समय में कि भक्त हो कल्याण जैसा, कल्याण ने क्या कर दिया, तोड़कर मस्जिद लगा दी मूर्ति श्री राम की। तो वही कल्याण सिंह है। इनके नाम पर यूपी में 76वां जिला, अभी कितने जिले हैं? 75 जिले हैं, 76वां जिला बनाया जा रहा है, और जिसका नाम होगा कल्याण सिंह नगर, कल्याण सिंह नगर। ठीक है, और ये कल्याण सिंह नगर किन दो जिलों को मिलाकर बनाया जाएगा? यानी उन जिलों का दो हिस्सा, एक जिला और एक ये जिला, इन दोनों के हिस्सों को मिलाकर बना दिया जाएगा। बीच में क्या होगा? वो कल्याण सिंह नगर। और ये जिले कौन से हैं? एक है बुलंद
शहर। एक जिला कौन सा होगा? बुलंदशहर होगा, और दूसरा जिला इसके साथ में कौन सा होगा? अलीगढ़। तो अलीगढ़ और बुलंदशहर का कुछ क्षेत्र लेकर यहाँ पर बना दिया जाएगा कल्याण सिंह नगर। कल्याण सिंह नगर बना दिया जाएगा। आप बोलेंगे साहब अभी तो 76वां जिला बनाया गया था, लेकिन 76वां जिला जो बना था वो था कुंभ मेले के दौरान, और ये कैसा था? अस्थायी जिला। कुंभ खत्म तो जिला खत्म, लेकिन अभी क्या बनेगा? परमानेंट जिला बनेगा कल्याण सिंह नगर, जो यूपी का 76वां जिला होगा, यानी 76 क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट होगा। चलिए, तो बात करें अगर यूपी की, तो ये 75 के 75 जिले यूपी के। बात करें यूपी की तो कहां पर है? तो यूपी है यहाँ पर। कहां पर? हमारे दिल में। तो ये है यूपी। यूपी 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 यूपी। अब यूपी की बात करें, एक तरफ बॉर्डर इसका राजस्थान से मिलता है, हरियाणा से, दिल्ली से, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, नेपाल से, और इधर बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से। तो ये इसके जिले मिलते हैं। बात करें यूपी की राजधानी की, तो आज पढ़ते हैं यूपी के बारे में फुल डिटेल। चलिए भाई, तो यूपी की जो राजधानी है वो है लखनऊ। यहाँ के सीएम हैं योगी जी, और यहाँ की जो राज्यपाल है, राज्यपाल वो है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो कहाँ की पहले सीएम रही? तो ये कहाँ की? गुजरात की पूर्व सीएम रह चुकी है। अगर बात करें यूपी के हाई कोर्ट की, तो यूपी में जो हाई कोर्ट है वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी में है। इसकी बेंच कहाँ पर है? तो लखनऊ में इस हाई कोर्ट की बेंच है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1866 में इसकी स्थापना हुई थी। हाल ही में इसमें 26 नए जजों की नियुक्ति की गई है। ठीक है, और अब बात करते हैं किसकी? तो अब इसके बाद बात करें हम यूपी के किसकी? तो यूपी का जो राजकीय पशु है, राजकीय पशु, राजकीय पशु हमारा क्या है? बारहसिंगा। बारहसिंगा हमारा राजकीय पशु है। हमारा पशु क्या हुआ? बारहसिंगा हुआ। फूल हमारा कौन सा हुआ राजकीय? तो पलाश का फूल हुआ। पेड़ हमारा अशोक हुआ। अशोक का पेड़ हमारा राजकीय पेड़ है। बात करें पक्षी की, तो सारस हमारा राजकीय, सारस राजकीय पक्षी हुआ। जलीय जीव कौन सा है? तो गंगेटिक या गंगाई की डॉल्फिन। डॉल्फिन हमारा क्या है? राष्ट्रीय या राजकीय जलीय जीव है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ के त्योहारों की, तो यहाँ पर कौन कौन से त्योहार या नृत्य किए जाते हैं? बात कर लें पहले नृत्य की। तो रासलीला, रासलीला कहाँ पर होता है? तो रासलीला यूपी में होता है। नौटंकी, रासलीला, नौटंकी, थाली, पोता। ठीक है, तो ये कैसे हैं? यहाँ के नृत्य हैं। और झोरा, झोरा भी कहाँ का है? तो यहाँ का नृत्य है। ठीक, तो ये हुई इनके नृत्यों के बारे में जानकारी। अब बात करें यहाँ के नेशनल पार्क की, तो एकमात्र नेशनल पार्क इसका कहाँ पर है? तो ये लखीमपुर खीरी यहाँ पर है, जिसका नाम है दुधवा, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये नेपाल की सीमा पर स्थित है। अब क्या बचा इसमें? अब इसमें बचा है हमारे हवाई अड्डे। तो कौन कौन से प्रमुख हवाई अड्डे जो यहाँ आपको पाए जाते हैं, कौन कौन से हैं? अगर हवाई अड्डों की बात करें तो सबसे पहले चौधरी चरण सिंह, ये हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। ठीक है, उसके बाद बात करें लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री ये कहाँ पर है? तो ये वाराणसी में, बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में क्या है? लाल बहादुर शास्त्री है। उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ये कहां पर होगा? तो ये अयोध्या में होगा। जेवर एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट कहां पर है? तो ये ग्रेटर नोएडा में है। तो ये प्रमुख इसके एयरपोर्ट हो गए। बात करें यहाँ पर सीटों की, तो यहाँ पर अगर लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा की सीटें यहाँ पर 80 हैं। राज्यसभा की यहाँ 31 सीटें हैं। विधानसभा की यहाँ 403 सीटें हैं। और विधान परिषद की यहाँ पर कितनी सीटें हैं? तो 100 सीटें विधान परिषद की हैं। तो ये पूरी जानकारी हुई आपके बारे में, किसके? यूपी के बारे में। तो ये था हमारा आज का प्रयास, जिसमें मैंने करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन के साथ साथ आपको उससे जुड़े पूरे स्टैटिक्स जीके को पढ़ाया।
दोस्तों, अभी थोड़ी क्लास आपको बड़ी लग रही होगी, लेकिन जैसे-जैसे आप लगातार इसको लेते रहेंगे, तो आपको चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, आपके दिमाग में बैठती रहेंगी और अगर आप इसको लगभग 6 महीने या 8 महीने तक के टाइम पीरियड तक इसको कंटिन्यू करते हैं, तो मेरा वादा है, आप एग्ज़ाम में अपने जीएस वाले पोर्शन में ऐसे निकल जाएँगे, जैसे हाईवे से गाड़ी। ठीक है? तो इतनी स्पीड से आप उन क्वेश्चनों को कर पाएँगे। लेकिन उसके लिए आपको लगातार हमारी क्लासों को लेते रहना होगा, साथ ही इनको लाइक भी करते रहिए, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है अच्छा करने के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।